आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की क्लास नंबर 2 में हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का, और उसमें था कि एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए सबसे पहली बात तो आपके पास, एंड जो एसएससी है, एसएससी मस्ट बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो दो चीज होनी चाहिए, एक तो हाउस प्रॉपर्टी हो और फिर आप उस हाउस प्रॉपर्टी क्या होने चाहिए, ऑनर होने चाहिए, तब जाके आपका चार्जिंग सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होता है। देन हमने बात किया था कि हाउस प्रॉपर्टी में सब इंक्लूड है, इसमें रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल हर तरह की हाउस प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होती है। एसएससी ने हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट दी हो। अच्छा, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के काम में आ रही है तो वो हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, हेड में इंक्लूड नहीं होगी, है ना। कुछ बेसिक बातें मैंने लिखाई थी। मैंने ये भी लिखाया था कि मान लो कोई बंदा है, उसका काम ही क्या है, हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किराए पे चढ़ाने का है, तो भी वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आती है, भले उसका बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाने का है ना। तो है तो बिजनेस, पर इनकम यहीं पर आएगी, हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। फिर हमने बात करी थी कंपोजिट रेंट की, कि भाई अगर आपको कोई मान लो 50,000 फ्लैट का रेंट मिल रहा है, उसमें फैसिलिटी भी जुड़ी हुई साथ में, तो आपको हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग करना होता है और फैसिलिटी का रेंट अलग करना होता है। जो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, जो फैसिलिटी का रेंट है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप उन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का बिजनेस ही करते हो क्या। अगर हाँ तो पीजीबीबी में, और आप उसका बिजनेस नहीं करते हो, सिर्फ आपका एक फ्लैट है वही आपने किराए पे दिया और उसके साथ आपने फैसिलिटी दे रखी है, तो फिर आपकी इनकम कहाँ जाएगी, इनकम जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। कुछ बेसिक पॉइंट इस तरह के हम लोगों ने लिखे थे, जिनका वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिक थ्योरी कल हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग वो चीजें पढ़ेंगे जिसका लेना देना प्रैक्टिकल क्वेश्चन से होता है, ठीक है। तो कुछ वर्ड कुछ टर्म्स काम में आएंगे, वो टर्म्स आप लिखें। लिखो बेटा, सबसे पहले लिखें म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, इसमें आप लिखें it is the value, it is the value provided by, it is the value provided by local authority, provided by local authority, local authority, ठीक है, फुल स्टॉप। the municipal tax the municipal tax municipal tax will be paid, will be paid, will be paid on these value, municipal tax will be paid on these value, these value, ठीक है। देखिए क्या होता है, हर एक, जैसे अभी आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन का, उसमें आप पढ़ेंगे आपका एक डीएलसी रेट होता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना। जैसे मान के चलो अभी आप जिस कॉलोनी में बैठे हुए हो, यहाँ का रेट अगर आप ढूंढना चाहे, आप गूगल पे सर्च करें आपको मिल जाएगा यहाँ का रेट क्या है। वो मेरा टेंशन थोड़ा है, वो आप ढूंढो बैठ के, जिस भी रेट का, जिस गली मोहल्ले का आप निकालना चाहो, सबके रेट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो ये रेट कौन प्रोवाइड कराती है एक्चुअल में? बेसिकली म्युनिसिपल वैल्यू जो है ये म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड कराती है कि भैया इस जगह का रेट ये है, यहाँ पर इतना रेंटल वैल्यू होना चाहिए। अब ये कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये हमारा टेंशन नहीं है। हमारे को तो भैया अगर होगा तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू जो है आपको जब दी जाएगी तो हम लोग स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं आज आपको, वहां पर म्युनिसिपल वैल्यू काम में आती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में काम में आएगी, 1 2 3 क्या है ये बात की बात है। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि म्युनिसिपल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो कौन देता है, आपकी लोकल अथॉरिटी देती है। और लोकल अथॉरिटी क्यों देती है, उनका लालच क्या फंसा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ। एक टैक्स लगता है, उस टैक्स को हम बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्स, वो टैक्स आपसे वसूल किया जाएगा। तो वो टैक्स हमेशा किस वैल्यू पे लगेगा बेटा, वो इस म्युनिसिपल वैल्यू पे लगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट नंबर 2 लिखें आप लोग, फेयर रेंट। अगला है आपका फेयर रेंट, फेयर रेंट हिंदी में बोलते हैं उचित किराया,
फेयर रेंट। ठीक है, एक्चुअली देखिए फेयर रेंट क्या है मैं आपको बताऊं। फेयर रेंट जो होता है ये भी क्वेश्चन में गिवन होता है, ये कभी आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा। फेयर रेंट क्या होता है मैं आपको बताऊं कि भाई मान के चलो इस बिल्डिंग का रेंट 50,000 रुपए है। अब अपने को ये पता लगाना है कि यार ऐसी ही बिल्डिंग का इसी रोड पर लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप कोई हॉस्टल का कमरा ढूंढने निकलते हो यहाँ पे, तो आपको पता है कि यार अच्छा कमरा लगभग 8,000 10,000 मिल जाता है, लगभग ये रेट होगा, है ना। उसमें आपका खाना वाना जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो सकती है, तो वो क्या होता है, वो होता है उसका फेयर रेंट, है ना। यानी कि उसी तरह की प्रॉपर्टी का, उसी तरह की लोकेलिटी का वैल्यूशन कितना होना चाहिए रेंटल का, उसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। ठीक है, तो लिखे बेटा इसमें आप लोग, it is the value of, it is the value of the rent, value of the rent which will be, which will be almost similar to the, almost similar to the, almost similar to the concern property, concern property, concern अंटसेंट नहीं, कंसर्न, कंसर्न प्रॉपर्टी भाई, यानी कि वैसी ही प्रॉपर्टी का रेंट कितना होना चाहिए। ठीक है, वो होता है आपका फेयर रेंट। तो एक लिखा हमने म्युनिसिपल वैल्यू, एक लिखा हमने फेयर रेंट, तीसरा लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट। नंबर 3 पे लिखेंगे बेटा आप लोग स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, इसमें आप लिखें इट इज द अमाउंट ऑफ रेंट, it is the amount of rent, it is the amount of rent, amount of rent given as per the, given as per the, as per the rent control act, as per the रेंट कंट्रोल एक्ट। भारत में चलता है रेंट कंट्रोल एक्ट, ऐसा नहीं कि मकान मालिक जरूरत से ज्यादा किराया ले ले। ठीक है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जो रेंट दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो ये 3 बेसिक वर्ड हैं जो आपके पास काम आएंगे। एक एक आध और लिख लो, चलो एक लिखो आप, वेकेंट पीरियड, वेकेंट पीरियड। वेकेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल खाली, जैसे तुम्हारा टाइम हमेशा वेकेंट होता है। देखो वेकेंट पीरियड का मतलब क्या है, वेकेंट पीरियड का मतलब समझना, आपका जो लैंडलॉर्ड है, जैसे हम लोग खुद ही मालिक रहेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस में, तो हम प्रॉपर्टी किराए पे देना तो चाहते हैं, लेकिन किराए पे लेने वाला कोई नहीं मिल रहा, तो वो पीरियड कौन सा होता है, वो पीरियड होता है वेकेंट पीरियड। आप प्रॉपर्टी किराए पे, जैसे आपने देखा होगा कई बार मकानों के बाहर लगा रहता है प्रॉपर्टी अवेलेबल ऑन रेंट टू लेट, अब वो 2-2 3 3 महीने तक लटका ही रहता है। तो वेकेंट पीरियड वो होता है बेटा जब प्रॉपर्टी अवेलेबल है लेकिन कोई लेने वाला टेनेंट नहीं। ठीक है, चलिए लिखें वेकेंट पीरियड, it is the time period, it is the time period, time period when the property is, when the property is available, property is available, available for rental purpose, property is available for rental purpose, rental purpose, but the landlord, but the landlord, landlord failed to search a tenant, लैंडलॉर्ड फेल टू सर्च अ टेनेंट, वो किराएदार को ढूंढ ही नहीं पाया, प्रॉपर्टी खाली है भाई, कोई तो ले लो, कोई लेने वाला ही नहीं मिला आपका। फेल टू सर्च टेनेंट यानी कि जो मकान मालिक है बेटा वो किराएदार को नहीं ढूंढ पाया उस मकान के लिए, और उस बेचारे की प्रॉपर्टी खाली पड़ी। ठीक है।
होगी ना, और कितनी छुट्टियां चाहिए तुमको? नहीं 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 नहीं, पढ़ते रहो तुम। हाँ जी, ये लिख लिया। अगला लिखो अनरियलाइज रेंट। अच्छा, आपने अकाउंटेंसी में एक वर्ड सुना होगा, बैड डेप्ट। क्या होता है बैड डेप्ट? पैसे डूब गए आपके, ऐसे ही किराएदार पैसे खा के बच जाता है ना, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। हाँ, ये हाउस प्रॉपर्टी के धंधे का भैया बैड डेप्ट होता है। आपने क्या करा गुड फेथ में, जैसे किराएदार है, अरे सर अभी तो मैं किराया अगले महीने दे दूंगा पक्का, है ना, 2-3 महीने से टाला डोली कर रहा है, एक दिन आप गए तो वहां पे आपको मकान पे ताला मिला, पता लगा वो तो कबूतर उड़ गया आपका, कबूतर उड़ गया पैसे खा के, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट, है ना। इसमें आप लिखें द अमाउंट which is not paid by the tenant, the amount which is not paid by the tenant, not paid by the tenant, not paid by the tenant after utilize the property, after utilize the property, utilize the property, ठीक है। तो जो पैसा वो खा के बच गया उसको बोलते हैं अनरियलाइज। चलिए, ये वो वर्ड हैं जिनसे आपका हाउस प्रॉपर्टी का जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे वर्ड काम में आएंगे। चलिए, अब आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी की जब आप इनकम निकालेंगे, पहले मैं क्या करूं, पहले पूरा फॉर्मेट लिखा दूं आपको, उसके बाद स्टेप सिखाऊं, या पहले स्टेप सिखाऊं फिर फॉर्मेट लिखाऊं? पहले फॉर्मेट लिखाऊं? चलिए ठीक है, तो पहले फॉर्मेट लिखें। फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप? कंप्यूटेशन लिखो, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, computation of taxable income for Mr. X, for Mr. X, है ना, जो भी होगा आपका, for Mr. X, computation of taxable income for Mr. X from house property, from house property, house property, house property, house property for the assessment year 25-26, assessment year 25-26, ठीक है। चलिए, पहले आप देख लें फॉर्मेट को, फिर कॉपी करना। स्टेप नंबर 1 में मैं आपको सिखाऊंगा, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन करेंगे आप? एक्सपेक्टेड रेंट, ये स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 में होता है बेटा आपका रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, माइनस अनरियलाइज रेंट। तो स्टेप नंबर 1 तो क्या था आपका? कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हैं? रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। स्टेप नंबर 3 सबसे बढ़िया, आपको क्या लेना है? स्टेप नंबर 1 और 2 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या होता है बेटा? स्टेप नंबर 4 में हम लिखते हैं रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड, रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड लिखते हैं स्टेप नंबर 4 में। अच्छा, अभी समझने की कोशिश मत करना, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट लिखता जा रहा हूं, फिर आपको एक एक चीज में सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या सीखा? एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2 रेंट रिसीवेबल और अनरियलाइज रेंट विच एवर इज, सॉरी, रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, ये स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है बेटा? स्टेप नंबर 1 और 2 विच एवर इज हायर। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड। अब 4 के बाद कोई स्टेप नहीं है, यहां पर सीधा हमारे पास आएगा जीएवी। भाई जीएवी का मतलब क्या होता है? क्या भैया, क्या बोला आपने? हाँ बिल्कुल ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी निकाला हमने। और ये जीएवी कैसे निकाला जाता है? जीएवी निकालने का तरीका होता है स्टेप नंबर 3 माइनस 4। तो 3 माइनस 4 करके जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल
वैल्यू शॉर्ट में बोलेंगे जीएवी। बेटा इस जीएवी में से आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। कौन सा टैक्स भाई? म्युनिसिपल टैक्स। ध्यान रखिए म्युनिसिपल टैक्स का एक नाम और है, मैं लिख देता हूं, इसको ना लोकल टैक्स भी बोलते हैं। म्युनिसिपल टैक्स या फिर लोकल टैक्स ये बोलते हैं इसको। जब आप जीएवी में से ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, या इसको हम लोकल टैक्स बोल रहे हैं, माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी बेटा उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं? एनएवी। तो एनएवी का मतलब क्या होगा फिर? नेट एनुअल, नेट एनुअल वैल्यू को बोलेंगे हम एनएवी। इसमें से दो डिडक्शन देंगे। एक डिडक्शन आप देंगे सेक्शन 24A। 24A होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये फिक्स है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दिया जाता है? ये दिया जाता है 30%। 30% किसका? एनएवी का। जो आपका एनएवी आया ना उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, और एक आप माइनस करेंगे डिडक्शन ऑफ सेक्शन 24B। 24B किसका डिडक्शन है? वो है डिडक्शन आपका रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जो इस चैप्टर का हीरो है। 24B सबसे बढ़िया सेक्शन, जो पढ़ने लायक चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, चलो ये फॉर्मेट खत्म। एनएवी में से दो माइनस किया 24A और 24B, ये माइनस किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट है आपका, दैट इज द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्लीज मैं फिर बोल रहा हूं, अभी इसको समझने की कोशिश मत करना। अभी मैंने सिर्फ आपको, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर पहले फॉर्मेट लिखा दो, मैंने फॉर्मेट लिखा दिया आपको पूरा। अब मैं एक एक स्टेप की बात आपसे करने वाला हूं, तो पहले तो आप ये फॉर्मेट कॉपी कर लो फटाफट से। कहां तक कॉपी किया अभी आपने? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर वीडियो को पॉज करता हूं 1 मिनट के लिए, आप लिख लो। हाँ भाई, तो ये हमने फॉर्मेट लिख लिया पूरा। क्या लिखा? मैं पहले फॉर्मेट रीड कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में आता है एक्सपेक्टेड रेंट, 2 में आएगा रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, 3 में आएगा 1 और 2 विच एवर इज हायर, 4 में आएगा रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड, और फिर हम जीएवी पे आ जाएंगे। जीएवी कैसे निकालते हैं? 3 माइनस 4 करके जीएवी आएगी, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स जिसका एक नाम और है लोकल टैक्स, तो आएगा एनएवी नेट एनुअल वैल्यू, माइनस करेंगे दो रिडक्शन 24A स्टैंडर्ड रिडक्शन जो कितना मिलता है 30% ऑफ एनएवी, इस अमाउंट का मिलेगा 30%, और एक लेस करेंगे 24B इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। ठीक है, चलिए लिखें सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें आप लिखें वी विल कंसिडर, वी विल कंसिडर म्युनिसिपल वैल्यू, वी विल कंसिडर म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, whichever is higher, whichever is higher, but it cannot exceed, but it cannot exceed, cannot exceed standard rent, but it cannot exceed standard rent, standard rent। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 1 के लिए एक आप एक छोटा सा नोट भी लगा लो नीचे, इसमें आप लिखें all the values, all the values will be taken, all the values will be taken, taken for the time period, all the values will be taken for the time period, for the time period for which the property is available, for which
द प्रॉपर्टी इज अवेलेबल। अवेलेबल। चलो भैया, क्या लिखा आपने, समझना बात को। हमने बोला कि स्टेप नंबर 1 का जो रेंट आएगा वो कैसे आएगा, आप एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, तो आप क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट, विच एवर इज, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखिए आपका ये जो आंसर है, ये जो वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बोले सर इस लाइन का क्या मतलब है, हम न्यूमेरिक वैल्यू से समझते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैं देता हूँ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, और एक देता हूँ मैं आपको स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, हम लोग अलग अलग केस बनाए करते हैं। केस नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू 90, फेयर रेंट 80, स्टैंडर्ड रेंट 100। केस नंबर 1। केस नंबर 2, म्युनिसिपल वैल्यू 90, फेयर वैल्यू 90, स्टैंडर्ड रेंट 90। केस नंबर 3, म्युनिसिपल वैल्यू 100, फेयर रेंट 120, स्टैंडर्ड रेंट 150। केस नंबर 4, म्युनिसिपल वैल्यू 100, फेयर वैल्यू 120, स्टैंडर्ड रेंट 110। केस नंबर 5, म्युनिसिपल वैल्यू 150, 190 एंड 140। चलिए अब हम आराम से 5 एग्जाम्पल बहुत होते हैं, इससे हमारी लाइन को समझ जाएंगे आराम से। हमारी लाइन क्या बोलती है भाई, आंसर कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। कितना हायर है ना, बट कैन नॉट एक्सीड, पर आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अरे वैसे भी तो स्टैंडर्ड रेंट से कम ही चल रही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। दोनों में से हायर वैल्यू क्या है, 90, क्या ये स्टैंडर्ड रेंट से कम है, बोले हाँ सर कम है, तो आपका स्टेप नंबर 1 यानी कि आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कितना माना जाएगा, 90 रुपए का माना जाएगा। केस नंबर 2, 90 90 विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू 90, तो इसमें तो आंसर भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100 और 120 विच एवर इज हायर, फेयर वैल्यू ज्यादा है, क्या ये स्टैंडर्ड रेंट से भी ज्यादा है क्या, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 5 को ढंग समझना, 100 और 120 विच एवर इज हायर 120, लेकिन आंसर क्या जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर ध्यान रखना किसी भी केस में स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर नहीं आ सकता। तो वैसे तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर में हायर तो क्या है, बट अवर आंसर कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। हमारा आंसर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है। देखो आप, ये क्लियर हो गया क्या, समझ में आई क्या बात अपने को। फिर बोल रहा हूँ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपका आंसर स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पक्का, फिफ्थ का आंसर क्या होगा, बिल्कुल, बिकॉज 150 और 190 विच एवर इज हायर, हायर तो बोले 190 है, बट अवर आंसर कैन नॉट एक्सीड, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा 140। ये मैंने आपको सिखाया स्टेप नंबर 1 को सॉल्व करना, इससे ज्यादा केस नहीं बन सकते, इसके अंदर सारे बना दिए मैंने। बोलो भाई, अभी वो लाइन समझ में आ गई, कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट अवर आंसर कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। हाँ बोलो भैया, एक्सपेक्टेड रेंट, हाँ एक्चुअली, हाँ इंटू वो, अगर नहीं, ये अगर वैल्यू आपको नॉर्मली एनुअली दी जाती है, ये साल भर की, ये इसको 1,40,000 मान सकते हो आप प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर मंथली देगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना, अगर दे दो। अरे फर्स्ट दिखाई, फर्स्ट समझ में आ गई क्या, बस तो फिर अब कहाँ जा रहा है। देख भाई, जब लड़की देखने जाते हैं ना, तो फिर लड़की देखते हैं, उससे ये नहीं बोलते कि बुढ़ापे तक मेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी, पूछेगा क्या, पहले ही भग जाएगी, बोले अरे तो अभी पूछ रहा है मेरे से। अभी सिर्फ क्या है, लड़की पसंद करनी है, समझ में आ गई क्या, वैल्यू लड़की नहीं, है ना। चलिए, तो आंसर कैसे निकालेंगे बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट अवर आंसर कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। ये समझ में आया आपने को। अब उसमें मैंने नीचे आपको एक लाइन लिखाई है, देखो मान लो आपने क्या होता है क्वेश्चन में है ना, कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट एनुअल दिया जाता है साल भर का,
लेकिन मान लो आपने बोला, आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आपने प्रॉपर्टी इस साल खरीदी है 1 जुलाई को। कब खरीदी है? 1 जुलाई को। इसका मतलब आपके पास प्रॉपर्टी कितने महीने थी इस साल? 9 महीने थी ना भाई। आपके पास तो आई कब? 1 जुलाई को आई है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए मेरे पास? 9 महीने के लिए है। तो मैं ये सारी वैल्यू जो लूंगा वो प्रोपोर्शनेट बना के लूंगा। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। ऐसा एक क्वेश्चन में आएगा बस। और मैं आपको पहले ही बता दूं ये चीज कि अगर कभी भी आप भाई, एक बात बताओ, अप्रैल मई जून आपके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं। जब प्रॉपर्टी है ही नहीं तो फिर आप कैसे उसको कॉल करोगे? तो सिर्फ 9 महीने के लिए। तो जो नोट लिखा है ना उसका ये मीनिंग है। हाँ भाई, समझ में आई बात? ये होता है आपका कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 1। आगे बढ़े, चलिए। समझाने लायक सिर्फ एक ही स्टेप था। सेकंड में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड में, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल का मतलब क्या? रेंट रिसीवेबल का मतलब ये बेटा कि जितने टाइम प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर मैं सारे टाइम प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दूं। अच्छा, नॉर्मली प्रॉपर्टी 12 महीने अवेलेबल होती है, तो नॉर्मली यहां पर स्टेप नंबर 1 में रेंट कितने महीने का आएगा? 12 महीने का ही आएगा। देखो मैं रेंट रिसीवेबल की बात करूं, बात समझना। मान लो आपने 1 अप्रैल को बोर्ड लगा रखा था कि भैया प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट। अप्रैल में प्रॉपर्टी खाली थी, मई में खाली थी, जून में खाली थी। किराएदार आया, कब आया? 1 जुलाई को आया, और जुलाई से मार्च तक अभी तक वो मकान में रह रहा है आपके साथ। तो अब बात को समझो, अप्रैल मई जून 3 महीने प्रॉपर्टी खाली थी, जुलाई से किराया मिल रहा है आपको, जुलाई से मार्च तक का किराया मिल रहा है 9 महीने का। लेकिन मेरा जो वर्ड मैंने लिखा है वो क्या लिखा है? रेंट रिसीवेबल। आपको किराया पता है कितने टाइम का मिलना चाहिए था? यार आप तो तैयार थे ना 1 अप्रैल से देने के लिए, आप तो मना नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको रेंट तो 12 महीने का मिलना चाहिए था, प्रोवाइडेड अगर किराएदार आपके पास 1 अप्रैल को आ जाता तो किराया 12 महीने का मिलता। तो रेंट रिसीवेबल में ध्यान रखना, नॉर्मली किराया कितने महीने का आता है? 12 महीने का ही आता है। ठीक है। अब एक डाउट आ सकता है कि सर किराया तो 9 महीने मिला है, लेकिन आप 12 महीने का दिलवा रहे हो यहाँ पे। उसका रीजन है, 12 महीने का मैं यहाँ पे इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टेप नंबर 4 में जाके देखो तो आप क्या लिख रहे हो? रेंट ऑफ वेकेंट पीरियड। और इस स्टेप नंबर 4 को आप क्या कर रहे हो? 3 में से माइनस कर, वेकेंट पीरियड का रेंट वापस माइनस करा दिया जाए। तो आप चिंता मत करो कि सर रेंट तो 9 महीने का मिला, आप 12 महीने का क्यों दिला रहे हो? क्यों? क्योंकि 3 महीने का वापस नीचे जाके लेस हो जाता। लेकिन अभी के लिए तो ऊपर कितना आएगा? रेंट रिसीवेबल का मतलब ये है कि हमारी प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए अवेलेबल थी और हमें कितना किराया मिलना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? चलिए एक नोट आप लिखें इसमें, स्टेप नंबर 2। नोट का स्टेप नंबर 2 ही है, स्टेप नंबर 2 इसमें आप लिखें। स्टेप नंबर 2 यहां लिखें आप, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल मीन्स, रेंट रिसीवेबल means the amount of rent, means the amount of rent, amount of rent, amount of rent to be received by landlord, to be received by landlord, landlord if the property, if the property was occupied by tenant, occupied by tenant for the whole time period, for the whole time period, whole time period, ब्रैकेट में लिखना बेटा, नॉर्मली 12 मंथ, नॉर्मली 12 मंथ, नॉर्मली 12 मंथ। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है? जो किराया किराएदार खा के वग गया आपका, वो होता है अनरियलाइज रेंट। ठीक है, अब इसमें एक नोट मैं आपको लिखा रहा हूँ जो आगे काम आएगा। मान लो कोई मिस्टर हमारे प्यारे लाल है, वो प्यारे लाल इस मकान में रहते थे, अप्रैल मई जून यहाँ रहे मकान में। 1 जुलाई को उनका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गए, वो चले गए जैसलमेर, ट्रांसफर हो गया उनका, जैसलमेर चले गए। और जिस दिन गए उस दिन मकान किराए पे दे गए। 1 जुलाई से मकान किराए पर है। ठीक है, तो जुलाई से लेके और
मार्च तक, अभी तक किराए पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब आप यहाँ बात समझो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर क्या इस वाले केस में भी रेंट यहाँ पे 12 महीने का आना चाहिए? बात को समझना, केस मैंने क्या बनाया, केस में नहीं बनाया है कि मकान मालिक ने 3 महीने मकान खुद रखा सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 9 महीने ये मकान क्या कराया है, किराए पे चढ़ाया है। तो 3 महीने तो भाई साहब ने खुद ने काम में लिया ना, और किराए पे कितना चढ़ाया, 9 महीने। तो इस वाले केस में रेंट रिसीवेबल 9 महीने का ही आएगा। बोले सर इसमें 12 महीने क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 3 महीने मकान खाली नहीं है, 3 महीने मकान उन्होंने खुद ने काम में लिया हुआ है ना। तो नीचे एक नोट इसमें आप लगा के लिखो बेटा, इफ द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, if the property is self occupied, then the time period for rent receivable, लिखो इक्वल टू 12 month minus self occupied period, 12 month माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, समझ में आ गई बात? तो भाई क्योंकि लॉजिकल बात है ना, मकान खाली तो नहीं था, मकान आपने खुद ने काम में लिया है, जब आपने खुद ने काम में लिया तो फिर रेंट रिसीवेबल नहीं आए। ठीक है, मेरे को लगता है थर्ड स्टेप में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या था, फर्स्ट और सेकंड विच एवर इज, थर्ड में ले लेंगे। फोर्थ में क्या है, ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, जितने टाइम मकान खाली था उसका किराया। तो हम कहाँ पहुंच गए, GAV यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पे हम पहुंच गए। यहाँ तक क्लियर है मैटर? अभी आपने क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्स। लिखो एक नोट लगा के इसके लिए, ये ध्यान रखना, सुनो लिखने के बोले, म्युनिसिपल टैक्स सिर्फ तभी माइनस होता है जब इसको मकान मालिक पे करता है। कौन पे करता है, मकान मालिक। मान लो मकान मालिक ने एक साथ पिछले 3 साल का बकाया इस साल पे करा एक साथ, तो पूरा का पूरा आप माइनस कर सकते हो 3 साल का म्युनिसिपल टैक्स। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि म्युनिसिपल टैक्स जितना एक्चुअल पेमेंट किया, और किसने किया, लैंडलॉर्ड ने, तो लैंडलॉर्ड ने जितना एक्चुअल पेमेंट किया है उतना ही यहाँ पे माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो लिखे म्युनिसिपल टैक्स के लिए। वैसे मैंने एक लाइन तो पहले लिखा दिया आपको कि म्युनिसिपल टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द म्युनिसिपल वैल्यू, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स में आप एक चीज लिखो बेटा, इट विल बी डिडक्टेड only when the payment is made by landlord, payment made by landlord का मतलब ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, by landlord। टोटल पेमेंट विल बी डिडक्टेड, इसमें लिखें टोटल पेमेंट विल बी डिडक्टेड even for more than 1 year, ठीक है, तो भले ही 1 साल से ज्यादा का हो तो भी आप कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए 5 मिनट की क्लास और बची बस आपकी आज की। तो बेटा ग्रॉस एनुअल में से आपने म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा, क्या आया? अब बस 2 डिडक्शन है, किस किस चीज की, एक तो एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक किसका है, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का तो अलग से पूरा क्लास ही लगेगी सिखाने के लिए, तो वो तो अलग से सीखेंगे अपन। हाँ वो देखते हैं, नहीं वो मंडे को नहीं, अभी तो मैंने फॉरवर्ड पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, NAV तक निकालना सीखेंगे, पहले 4-5 क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया। जब मेरे को लगेगा हाँ यार अभी आपको NAV निकालना आ गया, फिर मैं आपको टैक्सेबल इनकम पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो अलग से मैं आपको पूरा सिखाऊंगा कैसे कैसे निकलता है, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है। ये 30% आपने NAV का दिया है, किस नाम पे दिया है, ये माइनस करा है। क्यों माइनस करा है, इसका लॉजिक समझना। बहुत सारे मकान मालिक जो हैं, भाई मकान आपने किराए पे दिया, तो किराएदार भी इतना सुधरा हुआ थोड़ी ना है, पूरा 18 महीने का होता है किराएदार भी। क्या करता है, सर
ट्यूबलाइट खराब हो रही है, पंखा खराब हो रहा है, नल की टूटा खराब है, फलाना खराब है, तो क्या करता है, इरिटेट करता है बार बार, है ना। तो कभी तो उसके वो नए नल लगवा के दो, कभी उसको कलर करवा के दो, कभी क्या करवा के दो। आप लोगों का पाला पड़ा है कभी ऐसे किराएदार से? किसी के मकान में है किराएदार, करते हैं ना परेशान ऐसे किराएदार, है ना, बड़ा इतना प्यार से गुप्ता जी ये ट्यूबलाइट खराब हो गई, जरा देख लेते तो ठीक रहता। अब गुप्ता जी तो चढ़ के चेंज करेंगे नहीं, बुलाएंगे मैं मैकेनिक को, है ना। क्या मान लो कोई किराएदार है आपका, अच्छा आ रहा है, पुराने टाइम से रह रहा है, वो खाली करके चल गया, नया आ रहा है, तो नया आते तो क्या बोलेगा, अरे यार कलर तो करा के दो यार, कैसा हालत हो रहा है यहाँ का, तो आपको कलर करा के देना पड़ेगा। तो भाई जो एसएससी है, जो लैंडलॉर्ड है, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सरकार को बोला कि सर आप मेरी रेंटल इनकम पे टैक्स लगा रहे हो, बढ़िया बात है लगाओ, लेकिन मेरे को मकान का मेंटेनेंस भी तो करना पड़ता है ना, तो मेरे को मेंटेनेंस का खर्चा भी तो काट के दो आप। भाई मान लो आपको साल भर का किराया मिला 2 लाख रुपए, 2 लाख में से आपका 30,000 रुपये मेंटेनेंस पे लग जाता है, तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे नहीं क्या, सर मैं 30,000 मेंटेनेंस पे लग रहे हैं, ठीक है मेरा 2 लाख किराया आ रहा है, पर मेंटेनेंस भी लग रहा है ना। सरकार ने यार मेंटेनेंस के नाम पे तो कुछ भी हो सकता है हर साल। मान लो कोई बोले कि सर मैंने तो वाटर प्रूफ सीलिंग करा दी, कि सर मैंने तो कलर बिल्कुल प्लास्टिक पेंट लगवा के दिया है, तो पता नहीं कितना कितना क्लेम करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार तुम्हारे क्लेम का कोई अता पता नहीं है, तो बोला सबको एक तरफ से देते हैं। कितना? बोले जितना तुम्हारा एनएवी है, जैसे मान लो तुम्हारा एनएवी कितना है, 2 लाख है, तो तुमको 2 लाख का 30% यानी कि 60,000 का रिडक्शन मिलेगा। एक्चुअल खर्चा भले तुम्हारा 6 रुपए का हो या 6 लाख रुपए का हो, हमको मतलब नहीं है। तुमने 6 रुपए का किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमने 6 लाख करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को यहाँ से एक्सपेंस के नाम पे रिडक्शन कितने रुपए की मिल जाएगी? 60,000 की मिल। ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने? इसलिए करा, वरना लोग पता है क्या करते हैं, लोग लगाते हैं फर्जी बिल। यही करेंगे, काम यही है, जो सैनिटरी वाले इनसे फर्जी बिल ले जाएंगे, ले बना रहा बना बिल, जगवार के बिल बना फटाफट, नए लग गया, नया पेंट लगाया, फलाना ही लगाया, तो तुम तो गवर्नमेंट को चूना लगा दोगे। गवर्नमेंट ने कहा यार ये नहीं चलेगा यार, तो सीधा एक फिक्स कर दिया कि एनएवी जितना आएगा, जैसे आपका 2 लाख का एनएवी है, तो बोला इसका 30%, 60,000 का रिडक्शन ले लो आप। गवर्नमेंट मान लेती है कि जितना एनएवी आता है 30% प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में पैसा लग जाता है, तो उतना माइनस कर सकते हो। एक्चुअल खर्चे का कोई काम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिलता है अलग से, और एक ऊपर म्युनिसिपल टैक्स इसका रिडक्शन अलग से मिलता है, बाकी किसी चीज का कोई रिडक्शन कभी नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर हमने चौकीदार रखा है, कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे हमने फलाना रखा है, ठिकाना रखा है, इंश्योरेंस कराया, मतलब ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, किसी चीज का कोई रिडक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ सरकार की तरफ से एक ही रिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट बोलती है इसमें सब कुछ आ गया ना यार, और क्या लोगे, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो एक लाइन लिख लो बढ़िया, शगुन की लास्ट देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आप लिखें स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें आप लिखें, देखो एसएससी कैन क्लेम, एसएससी कैन क्लेम 30% of NAV, 30% of NAV, 30% of NAV as standard deduction, 30% of NAV as standard deduction, standard deduction for all the expenses, for all the expenses, all the expenses, actual amount of expense, actual amount of expense is not relevant, actual amount of expense is not relevant, is not relevant, ठीक है। Municipal tax and interest on loan, municipal tax and interest on loan, interest on loan will be allowed separately, will be allowed separately, will be allowed separately, ठीक है बेटा। तो सिर्फ 2 खर्चे हैं, म्युनिसिपल टैक्स और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसका रिडक्शन आप अलग से क्लेम कर सकते हो, बाकी किसी का कोई रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, 30% में सब आ गया, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी कल देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। आज तो मैंने प्रैक्टिकल लिखा है, इसको थ्योरी लिखा है।